सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है पोसोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोसोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में, उसके फैक्टर्स यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डोज। तीसरा हम लोग देखेंगे डोज के कैलकुलेशन के बारे में, जिसमें डोज प्रोपोर्शनल टू एज, डोज प्रोपोर्शनल टू बॉडी वेट और डोज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और लास्ट में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डिफिनेशन से। साथियों, पोसोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला पोसोस और दूसरा लोगोस, जिसमें पोसोस का मतलब होता है हाउ मच और लोगोस का मतलब होता है साइंस। यानी पोसोलॉजी साइंस ऑफ क्वांटिटी यानी साइंस ऑफ हाउ मच। बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि पोसोलॉजी मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है जो कि ड्रग्स के डोजेज के बारे में हमें बताता है। यानी किसी भी व्यक्ति को जो उसकी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए कितना दवा हमें देना है, उसके बारे में जो सब्जेक्ट हमें बताता है वो है पोसोलॉजी। अब हर पेशेंट के लिए अलग अलग दवा का डोज होता है। यानी कि यदि हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, मान लीजिए फीवर के लिए, तो वह हमें कोई दवा देता है, तो वह कैलकुलेट करके देता है कि हमें 100 mg लेना है या 200 mg लेना है। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो पोसोलॉजी होता है। अब बात करते हैं कि वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डोज ऑफ ड्रग्स को अफेक्ट करते हैं, यानी कि ड्रग्स के डोज के कैलकुलेशन में प्रभाव डालते हैं। जिसमें पहला एज यानी कि उम्र, दूसरा है लिंग, तीसरा वजन, चौथा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि किस रूट से दवा दी जानी है, पांचवा है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, छठा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, सातवां साइकोलॉजिकल स्टेट, आठवां पैथोलॉजिकल स्टेट, नौवां है एक्यूमुलेशन, दसवां है ड्रग इंट्रैक्शन, ग्यारहवां इडियोसिंक्रेसी, बारहवां आपका जेनेटिक डिजीज या डिसऑर्डर और तेरहवां है टॉलरेंस। तो आइए बात करते हैं अब डिटेल्ड से एक एक के बारे में। तो पहला आपका एज यानी कि उम्र। तो बच्चों के केस में क्या होता है कि जब जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, जैसे इंजाइम सिस्टम हो गया या फिर रीनल एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया, ये सारे डेवलप नहीं होते हैं। तो उनका जो डोज होता है वो जाहिर सी बात है कि एडल्ट से कम होगा। और जो बुजुर्ग पेशेंट होते हैं यानी कि जो एल्डर पेशेंट होते हैं, उनका सारा सिस्टम तो डेवलप होता है लेकिन थोड़ा स्लो काम करता है। जैसे रेनाल फंक्शन स्लो काम करता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो उनका भी जो डोज होता है वो एडल्ट के कंपैरिजन में कम होता है। यानी कि पेडियाट्रिक पेशेंट यानी कि चाइल्ड और जीरियाट्रिक पेशेंट यानी कि एल्डर पेशेंट, इनका जो डोज होता है वो एडल्ट से कम होता है। आइए बात करते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में जो है आपका सेक्स यानी कि लिंग। तो यदि पेशेंट फीमेल है तो फीमेल के केस में क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। जैसे कि फीमेल से रिलेटेड कोई प्रिकॉशन है कि फीमेल यदि मेंस्ट्रुअल पीरियड में है या प्रेगनेंसी पीरियड में है या लैक्टेशन पीरियड में है, तो बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो उस समय उन्हें नहीं दिया जाता है या उनके डोज को कम करके दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स होते हैं यानी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाली जो दवाएं होती हैं, उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड या प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। जो एंट्री मलेरियल दवाएं होती हैं या एर्गोट अल्कोलाइड्स, उनको भी प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है ताकि फ्यूटस का डिफॉर्मेशन ना हो। और जो एंटी हिस्टामिनिक दवाएं होती हैं उनको लैक्टेशन के पीरियड में नहीं दिया जाता है ताकि वो मिल्क के साथ में मिलके बच्चे के इंटेस्टाइन में या बेबी को ना चला जाए। तीसरा फैक्टर है वो आपका बॉडी वेट यानी कि पेशेंट का वजन। पेशेंट का वजन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ड्रग के डोज को डिटरमाइन करने में। नॉर्मल वजन जो होता है पेशेंट का, एक एडल्ट का, वो होता है 70 kg। यदि कोई पेशेंट कुछ ज़्यादा ही मोटा है तो उसके लिए हमें अधिक डोज की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि कोई पेशेंट कुछ ज़्यादा ही पतला है तो उसके लिए हमें भी कम डोज की ज़रूरत पड़ेगी। चौथा है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवा किस रूट से दी जा रही है, किस माध्यम से दी जा रही है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि यदि कोई दवा हम ओरल रूट से दे रहे हैं यानी मुंह से दे रहे हैं तो उसमें हमें अधिक डोज की ज़रूरत पड़ती है, और यदि कोई हम इंजेक्शन दे रहे हैं यानी कि पैरेंट्रल रूट से दे रहे हैं तो उसमें हमें कम डोज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो हम पैरेंट्रल रूट से देते हैं वो हमारे
डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, और जो हम लोग मुंह से लेते हैं वो हमारे पेट में बहुत सारे प्रोसेस को पार करते हुए एट द लास्ट इंटेस्टाइन में जाके ब्लड में आता है, जहाँ की उसका क्वांटिटी बहुत ही घट जाता है। अगला फैक्टर है आपका टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवा हम कब ले रहे हैं। तो यदि दवा हम खाली पेट लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि खाली पेट दवाओं का एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ कुछ दवाएं ऐसी हैं जो इरिटेंट टाइप की होती हैं, जो हमारे खाली स्टमक में इरिटेशन काउज कर देंगी, तो वैसी दवाओं को हम लोग खाना खाने के बाद लेते हैं। तो जैसे जितने भी पोटेंट टाइप के दवा होते हैं उनको हम खाली पेट लेते हैं, और जो इरिटेशन काउजिंग दवाएं होती हैं उनको हम लोग खाना खाने के बाद लेते हैं। अगला फैक्टर है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन है। जैसे कि यदि हम कोई स्टिमुलेंट टाइप की दवा लेंगे तो दिन में हमें उसकी कम डोज में ही काम चल जाएगा, और यदि हम सिडेटिव यानी कि कोई नींद टाइप से दवा लेंगे तो हम रात में कम डोज लेने से ही काम चल जाएगा। यदि हम सिडेटिव दवा यानी नींद काउज करने वाली दवा को सुबह लेते हैं तो हमें उसका अधिक डोज लेना पड़ेगा, जैसे कि अल्कोहल, जो कि विंटर के सीजन में ज़्यादा टॉलरेटेड होता है देन समर सीजन। अगला फैक्टर है वो है आपका साइकोलॉजिकल स्टेट, यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, दिमागी संतुलन। तो दिमागी संतुलन जो है वो बहुत ही मायने रखता है दवा के असर करने पे। जैसे कि जो कोई नर्वस पेशेंट या एनोक्सियस पेशेंट होते हैं उन्हें बेहोश करने के लिए हमें अधिक जनरल एनेस्थेटिक की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथ में प्लेसिबो, कि प्लेसिबो क्या है। तो प्लेसिबो कुछ नहीं है, प्लेसिबो एक इनर्ट सब्सटेंस है जिसका कोई भी थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं है, यानी कि ज़ीरो थेराप्यूटिक वैल्यू। या तो लैक्टोज होता है यानी कि शुगर टैबलेट्स, और या तो डिस्टिल्ड वाटर होता है। लेकिन कभी कभी इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन कई पेशेंट्स को बहुत ही थेराप्यूटिक प्रभाव देता है, यानी कि उन्हें ठीक कर देता है। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है उनके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर में। अगला फैक्टर है आपका पैथोलॉजिकल स्टेट, यानी कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। तो कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो डोज ऑफ ड्रग्स को अफेक्ट करते हैं। पहला डिजीज़ है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़, यानी एक्लोरोहाइड्रिया। एक्लोरोहाइड्रिया में क्या होता है, शरीर में जो HCl का सिक्रेशन है, यानी हमारे स्टोमक में जो एसिड का सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। तो इस केस में एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन घट जाता है। दूसरा डिजीज़ है आपका रिवल से रिलेटेड साइक्रोसिस। इसमें क्या होता है, कुछ ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म जैसे मॉर्फिन, फेनोबार्बिटोन, ये सब के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो घट जाते हैं। फिर है आपका किडनी रिलेटेड डिजीज़ में एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स, डिजिटॉक्सिन, फेनोबार्बिटोन इत्यादि के जो एक्सक्रीशन होते हैं वो घट जाते हैं, इसलिए हमें इनकी लेस डोज की ज़रूरत पड़ती है। अगला फैक्टर है आपका एक्यूमुलेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्यूमुलेशन को समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि यदि किसी ड्रग को हम बार बार ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब तो हो रहा है लेकिन वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, यानी कि एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ही स्टोर हो जा रहा है। बाद में यदि हम फिर से इसका डोज लेंगे तो हमारे शरीर में वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। जैसे कि क्लोरोक्वीन यदि हम लगातार लेते रहें तो वो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देता है और हमारे रेटिना को डैमेज करता है। अगला फैक्टर है आपका ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब होता है यदि एक या एक से अधिक दवा हम एक साथ लेते हैं तो एक दूसरे के ऊपर उनका क्या प्रभाव होता है। तो पहला है एडिशन। यदि दो दवा को हम एक साथ लेते हैं तो उनके अलग अलग लेने का इफ़ेक्ट और उनके साथ लेने का इफ़ेक्ट यदि दोनों बराबर हो तो वो एडिशन इफ़ेक्ट कहलाता है, जिसका एग्जांपल है कार्बाकोल और एसिटाकोलाइन। दूसरा है सिनर्जिम। यदि हम दो दवा को एक साथ लें और उनके अलग अलग का इफ़ेक्ट और उनके साथ लेने का इफ़ेक्ट, यदि उनके साथ लेने का इफ़ेक्ट उनके अलग अलग लेने के इफ़ेक्ट से ज़्यादा हो तो वो होता है सिनर्जिम इफ़ेक्ट, जैसे कि एग्जांपल हो गया एड्रीनलिन और कोकीन। तीसरा इफ़ेक्ट है आपका एंटागोनिज्म इफ़ेक्ट। यदि हम दो दवाओं को एक साथ लें और दोनों एक दूसरे के अपोजिट इफ़ेक्ट दिखाएं, यानी कि एक दूसरे का इफ़ेक्ट को घटा दें, तो वो होता है एंटागोनिज्म इफ़ेक्ट। जैसे कि एंटीकन्वल्सेंट ड्रग्स का इस्तेमाल सिडेशन के लिए होता है, तो एम्फिटामाइन दे के हम लोग उसके सिडेशन को कम कर सकते हैं। और स्पाइनल एनेस्थीसिया जो कि हाइपोटेंशन काउज करता है, तो एपिहेड्रिन दे के हम लोग हाइपोटेंशन को ठीक कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं इसे आसान तरीके से। जैसे इफ़ेक्ट AB यानी कि
ए बी को साथ लेने का इफेक्ट, यदि इफेक्ट ए प्लस इफेक्ट बी के बराबर हो तो वो एडिटिव इफेक्ट है, जिसका एग्जांपल एस्पिरिन और पैरासीटामोल। यदि इफेक्ट ए प्लस बी से ज़्यादा है तो वो सिनर्जिम इफेक्ट है, जिसका एग्जांपल है सल्फा मिथाक्सोल प्लस ट्राइमिथोप्रीम। यदि इफेक्ट ए प्लस बी से कम है तो वो एंटागोनिज्म है, जिसका एग्जांपल है हिस्टामिन प्लस एड्रीनलिन। आगे बात करते हैं अगले फैक्टर के बारे में, जो है इडियोसिंक्रेसी। कभी कभी क्या होता है कि किसी पेशेंट को अगर कोई दवा दिया जाए तो उसके शरीर में वो अलग तरह का प्रभाव दिखाता है, जो प्रभाव उस ड्रग का है नहीं, वो कुछ अलग प्रभाव दिखाता है। जैसे कि यदि एस्पिरिन किसी को दिया जाए तो हो सकता है किसी किसी को अस्थमा हो जाए, या पेनिसिलिन जो है वो शरीर में रेसेस काउज कर देता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एस्पिरिन और पेनिसिलिन का साइड इफेक्ट नहीं है, ये उसके बॉडी पे उसका एक्सेप्शनल इफेक्ट है, तो वो होता है इडियोसिंक्रेसी। दूसरा है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम्स की कमी हो, जिसमें एक एग्जांपल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। ये एक एंजाइम है, यदि किसी पेशेंट में यह एंजाइम नहीं है तो उसे प्रीमाक्विन, जो कि एक मलेरिया की दवा है, उसे नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस एंजाइम के नहीं होने से वह उसके शरीर में हेमोलाइसिस काउज कर देगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है कि कभी कभी हम यदि किसी चीज़ की दवा लेते हैं तो हमें उसका ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है, जो कि पहले कम अमाउंट में लेना पड़ता था। जैसे नींद की दवा का लगातार लेना, पहले हमें कम लेना पड़ता था, लेते लेते हमें अधिक लेना पड़ता है, तो हमारा बॉडी उसके प्रति टॉलरेट हो जाता है। इसका 3 टाइप्स होते हैं, पहला नेचुरल टॉलरेंस, एक्वायर्ड टॉलरेंस और क्रॉस टॉलरेंस। नेचुरल टॉलरेंस में क्या होता है कि कुछ कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कुछ ड्रग्स काम ही नहीं करते या लेस सेंसिटिव होते हैं, जैसे रैबिट्स और अफ्रीका के ब्लैक रेस की जो प्रजातियां हैं उनके ऊपर एट्रोपिन जो है वो कम काम करता है, वो एट्रोपिन को टॉलरेट कर लेते हैं। दूसरा है एक्वायर्ड टॉलरेंस। एक्वायर्ड टॉलरेंस का मतलब होता है कि यदि हम किसी दवा का लगातार इस्तेमाल करें तो बाद में हमें उसके अधिक डोज लेना पड़ता है, हमारा बॉडी उसके प्रति टॉलरेट हो जाता है। तीसरा है आपका क्रॉस टॉलरेंस। क्रॉस टॉलरेंस में क्या होता है कि किसी मेन पार्टिकुलर दवा के लिए हमारा बॉडी जो टॉलरेट करने लग जाता है, जैसे कि कुछ अल्कोहलिक लोग जो होते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उनका शरीर जो है वो सिडेटिव टाइप के ड्रग्स को ज़्यादा टॉलरेट कर लेता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि डोज यानी ड्रग्स के डोज को अफेक्ट करते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डोजेज फॉर द चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चों के लिए डोज कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसमें पहला फॉर्मूला है प्रोपोर्शन टू एज, यानी उसके एज को लेकर के। पहला है आपका यंग फार्मूला। यह फार्मूला जो है वो 12 साल से कम के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डोज ऑफ अ चाइल्ड इज इक्वल टू बच्चे का उम्र डिवाइडेड बाय बच्चे का उम्र प्लस 20 इंटू एडल्ट डोज होता है। दूसरा है आपका डेलिंग्स फार्मूला। डेलिंग्स फार्मूला जो है वो 4 से 20 साल के बच्चों के डोज निकालने के लिए किया जाता है, जिसमें डोज ऑफ अ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाई 20 इंटू एडल्ट डोज होता है। अब एडल्ट डोज जो होता है वो हर डॉक्टर को पता होता है, तो एडल्ट डोज डालने में उन्हें दिक्कत नहीं होती। अगला फार्मूला है आपका फ्राइड्स फार्मूला। यह भी बच्चे के उम्र से ही रिलेटेड है, इसमें डोज ऑफ अ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन मंथ, बच्चे का उम्र महीने में, डिवाइडेड बाय 150 इंटू एडल्ट डोज। और अगला फार्मूला है काउलिंग्स फार्मूला। इसमें डोज ऑफ अ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24 इंटू एडल्ट डोज होता है। अब बात करते हैं डोज प्रोपोर्शनल टू बॉडी वेट, यानी कि बच्चे के वजन के ऊपर से बेस्ड। इसमें फॉर्मूला है एक आपका क्लार्क्स फार्मूला, जिसमें चाइल्ड डोज इज इक्वल टू बच्चे का वजन केजी में डिवाइडेड बाय 70, क्योंकि 70 जो एडल्ट पर्सन का वेट होता है, इंटू एडल्ट डोज। तीसरा डोज है वो आपके सरफेस एरिया से रिलेटेड है, जिसमें चाइल्ड डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द एडल्ट इंटू एडल्ट डोज, जिसमें सरफेस एरिया ऑफ द एडल्ट 1.73 मीटर स्क्वायर माना जाता है। और अंत में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन पोसोलॉजी, दूसरा क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग डोज ऑफ द ड्रग, और तीसरा है फॉर्मूलाज रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ डोज। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।